हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस और उसके कार्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस होता क्या है। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा सेल में पाए जाने वाले पार्ट के बारे में। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा। अब हम सेल में पाए जाने वाले अंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो साइटोप्लाज्मा होता है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, पेरोक्सीसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, वॉक्यूल्स। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है सेल के अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्यों के बारे में। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है उसे हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस जो होता है इसकी खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1831 में इसकी खोज की थी, ओके। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जैसे कि इसकी खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है सेल का ब्रेन कहलाता है। मतलब जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसका सीपीयू जो होता है ना, तो उसे हम उसका ब्रेन कहते हैं। उसी तरह सेल का जो ब्रेन होता है वो क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाता है, जिसके द्वारा साइटोप्लाज्म की जो क्रियाएं होती है वो कंट्रोल होती है। और केंद्रक जो होता है सभी लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल है, जीवित सेल है, उनमें पाया जाता है। लोअर कैटेगरी के प्लांट जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, नील हरी शैवाल, इसके अलावा अदर प्रोकैरियोटिक्स जैसे कि बैक्टीरिया में इन लोग इसमें जो होता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके अलावा इसकी जगह पर एक केंद्रक जैसा पदार्थ इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो फ्लोएम की परिपक्व चालनी नाल में भी केंद्रक का क्लियर तरीके से हमें दिखाई नहीं देता है। तो अगर हम बात करें केंद्रक की, तो सबसे पहले केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, सेल का ब्रेन बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम साइटोप्लाज्म में दबी हुई गोल, वृत्ताकार या अंडाकार या लंबी चपटी संरचना जो हमें दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है केंद्रक कहलाती है, ओके। और ये सेल का सबसे मेन पार्ट होता है जिसके द्वारा सेल में होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है इसी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसी कारण इसे कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि सेल का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है तो वो होता है न्यूक्लियस, ओके। तो एक सेल में केवल एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल में दो या दो से ज़्यादा केंद्रक भी देखे जाते हैं। तो सम लिविंग सेल्स जैसे कि आरबीसी की अगर हम बात करें तो इनमें केंद्रक हमें एब्सेंट होता है, नहीं दिखाई देता है। ऐसी सेल्स अकेंद्रकीय भी कहलाती है, ठीक है। तो सेल में केंद्रक को जो है सबसे पहले इसकी खोज जो है किसने की, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की, सन 1831 में की थी, ओके। अब हम इसके बाद देखते हैं। अगर हम इसके केंद्रक के बारे में देखें तो इसका जो साइज़ होता है, केंद्रक के आकार के बारे में देखें तो इसका कुछ निश्चित साइज़ तो नहीं होता, लेकिन इनका आकार जो होता है कोशिका द्रव्य के बढ़ने पर डिपेंड करेगा। साइटोप्लाज्मा जितना बढ़ेगा उतना न्यूक्लियस का आकार बढ़ेगा। तो साइटोप्लाज्मा के आयतन के घटने पर ये डिपेंड करता है, घटने और बढ़ने पर ये डिपेंड करता है। लेकिन हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि इसका आकार मैक्सिमम 1/1000 मिलीमीटर से लेके तो 1/2 मिलीमीटर तक हो सकता है, अगर हम एक लॉजिक लगाए तो, ओके। इसके बाद हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस होता है कोशिका के मध्य में पाया जाता है, ठीक है, बीचों बीच में पाया जाता है। और ये जो होता है अलग अलग शेप में, मतलब अलग अलग आकार का होता है। ये ल्यूकोसाइट्स में अनियमित रूप से, या शल की सेल्स जो होती है उनमें चपटा होता है। इसके अलावा अलग अलग सेल में इसका अलग अलग साइज देखा गया है। अगर हम इसके क्या रासायनिक पदार्थ को देखें तो इसमें प्रोटीन मैक्सिमम 70% होता है। फास्फोलिपिड जो होता है इसमें 3 से 5% होता है। इसके अलावा डीएनए 10% और आरएनए जो होता है 2.3% होता है। अगर हम न्यूक्लियस के जो पार्ट की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस में मुख्यतः वैसे तो 4 पार्ट देखे गए हैं। एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे न्यूसेलर इन्वोल्व भी बोला जाता है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक इसका मेन पार्ट है, ठीक है। दूसरा होता है इसमें केंद्रक द्रव्य या
न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होता है इसमें केंद्रिका या न्यूसेलस जिसे हम कहते हैं, और चौथा जो होता है क्रोमेटिन या न्यूक्लियर रेटिकुलम। तो इसके मेन 4 पार्ट होंगे, ठीक है। 4 पार्ट में से पहला पार्ट कहलाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूसेलस मतलब कि केंद्रिका, क्रोमोसोम, और चौथा जो होता है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो इसके 4 पार्ट के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो हम इसके 4 पार्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे बाहरी जो संरचना होती है, सबसे बाहर की तरफ केंद्रक के चारों ओर एक पतली दोहरी झिल्ली के रूप में जो संरचना पाई जाती है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो सबसे बाहर जो संरचना हमें इसमें डायग्राम में दिखाई दे रही है, ये देखिए, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब जो बाहर की तरफ संरचना होगी वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी, और उसके ठीक अंदर जो संरचना होती है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें 2 प्रकार की होगी, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा अंदर की तरफ जो होती है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम बाहरी केंद्रक कला की बात कर रहे हैं तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो होते हैं बाहर की तरफ से राइबोसोम के कण इस पर हमें लगे हुए दिखाई देते हैं। राइबोसोम के कण जो होते हैं इसके बाहर की तरफ चिपके हुए होते हैं। इसके अलावा बाहर से जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ निकला हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक बाहर से जो है एक संरचना इसमें निकली हुई होती है, वो कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बाहर भी जो होते हैं राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये केंद्रक के चारों ओर पतली दोहरी झिल्ली के रूप में होती है। ये एक झिल्ली की लगभग 75 से 90 एंगस्ट्रॉन तक की मोटाई देखी गई है, और दोनों के बीच का जो गैप होता है, खाली जगह जो हमें दिखाई दे रही है इसमें, है ना, तो मैक्सिमम 100 से 300 एंगस्ट्रॉन खाली जगह हमें इसमें दिखाई देती है, जिसे हम परिकेंद्रकीय अवकाश भी कह सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पर लगभग 400 एंगस्ट्रॉन के छेद हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं। जो हमें छेद बीच बीच में दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये बीच बीच में हमें दिखाई दे रहा है वो कहलाएगा न्यूक्लियर पोर, या नाभिकीय छिद्र भी इसे कहते हैं। तो नाभिकीय झिल्ली में जो होता है ये एक प्रकार की पारगम्य होती है, जिसमें कोशिका द्रव्य और नाभिकीय द्रव्य के बीच में अणुओं का आदान प्रदान होते रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाह्य झिल्ली पर राइबोसोम्स के कण हमें लगे हुए दिखाई देते हैं, और बाहरी झिल्ली जो होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी, और अंदर की तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है वो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी, जो कैसी होती है, मतलब कि चिकनी होती है। बाह्य मेम्ब्रेन जो होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट इसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर शेप, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि केंद्रक द्रव्य, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो इसमें तरल पदार्थ के रूप में हमें दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है वो, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, क्लियर, अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो ये नाभिकीय झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी अर्ध तरल कोशिका युक्त पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देता है। इसे हम कैरियोलिम्पिक कहते हैं। ये जो प्रोटीन, नाभिकीय अम्ल, फास्फोरस, एंजाइम्स, इसके अलावा खनिज लवण आदि से मिलकर बना होता है, और ये कोशिका विभाजन में मतलब कि सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट भी करता है। तो ये जो होता है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसमें तरल पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देता है। अब इसमें जो होते हैं आरएनए, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें इसमें हमें दिखाई देगी। अब हम इसके बाद तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो वो कहलाता है न्यूक्लियोलस। जो हमारा तीसरा पार्ट है वो कहलाता है न्यूक्लियोलस। इसमें जो होता है हमें एक केंद्रिका दिखाई देती है अंदर की तरफ आप देख सकते हो एक केंद्रिका हमें दिखाई देती है। तो प्रत्येक केंद्रक के अंदर जो होता है एक बड़ा गोलाकार कण जैसी संरचना हमें दिखाई देती है, जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसकी खोज जो थी फोंटान नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 मतलब 1781 में की थी।
जिन सेल में प्रोटीन का निर्माण होता है उनमें केंद्रिका जो होती है बड़ी दिखाई देती है, लेकिन कुछ सेल में केंद्रिका जो होती है हमें छोटी भी दिखाई देती है। तो अगर हम इसकी बात करें केंद्रिका की, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें केंद्रिका कुछ लगभग इस प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर केंद्रिका का जो है मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डी रॉबर्टिस और उनके साथियों ने बताया कि ये 4 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला भाग जो होता है रेशेदार भाग कहलाएगा, जिसे हम फाइब्रिल पार्ट भी कहते हैं। इसमें जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हो फाइबर के समान संरचना बनी हुई दिखाई देती है, तंतुओं के समान रेशेदार। तो ये भाग जो होता है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के तंतुओं से मिलकर बना होता है, इसे न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं। और इस तंतु की लंबाई जो होती है मैक्सिमम 50 से 80 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा भाग होता है दानेदार भाग। ठीक है, दानेदार भाग या ग्रेन्युलर पार्ट। तो ये भाग जो होता है 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉन व्यास वाले कणों से मिलकर बना होता है, और ये कण जो होते हैं रेशेदार भाग के टूटने से बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे डार्क गोल गोल संरचना जो दिखाई दे रही है हमें वो। इसके अलावा ये जो होता है राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ होता है। तीसरा भाग प्रोटीन भाग कहलाएगा। यहाँ तीसरा पार्ट जो है हमें प्रोटीन भाग कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और ये केंद्रिका के तरल भाग को सूचित करता है, जिसमें केंद्रिका के अदर पार्ट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इसके बाद हम चौथे पार्ट की बात करते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क की अगर हम बात करें, क्रोमेटिन के भाग की बात करें तो ये क्रोमेटिन के तंतुओं का निर्माण करेगी, जिससे डीएनए बनेगा। डीएनए आरएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करेगा, और प्रत्येक न्यूक्लियोलस के चारों ओर क्रोमेटिन एक आवरण के रूप में हमें दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन भी कहते हैं। तो पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन जो होता है इसमें कुछ हमें पट्ट के समान जो होता है ट्रेबिकुली संरचना दिखाई देती है, जिसे इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन भी हम कह सकते हैं। तो ये इसके कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। ओके, तो ये होगी केंद्रिका की संरचना। हम हमारे वापस इस पार्ट पे आते हैं। तो केंद्रिका के बाद जो चौथा भाग होता है वो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन वाला भाग कहलाएगा। ठीक है, चौथा पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नेटवर्क। इसमें जो धागेनुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन वाला भाग कहलाता है। तो क्रोमेटिन के तंतुओं से बना हुआ भाग को ये होता है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से तो ये टेढ़ी मेढ़ी धागे के समान एक संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्रोमेटिन जाल या केंद्रक जालिका भी कहते हैं। या सेल डिवीज़न के समय इस जाल की धागेनुमा संरचना हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसे हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये जो संरचना धागेनुमा संरचना हमें दिखाई दे रही है ये क्रोमोसोम भी कहलाती है। तो ये कितने पार्ट हो गए हमारे, टोटल 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्मा, तीसरा पार्ट जो होता है न्यूसेलस, और चौथा पार्ट जो है इसमें जाल के समान जो हमें दिखाई दे रहा है वो कहलाता है क्रोमेटिन जाल। अगर हम क्रोमेटिन जाल की बात कर रहे हैं तो इसमें जो होता है रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लियोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं, जो नाभिकीय अम्लों या क्षारीय प्रोटीन का मिश्रण हमें दिखाई देता है। क्षारीय प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें विशेष रूप से हिस्टोन होती है, जो क्षारीय एमिनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। यही क्रोमेटिन जो होता है सेल डिवीज़न के समय गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाता है। अगर हम कौन वैज्ञानिक के अनुसार देखें तो क्रोमेटिन केंद्रक की विश्रामावस्था में देखने के लिए हमें मिलता है, जो कि सेल डिवीज़न के समय क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। तो ये हो गए न्यूक्लियस के 4 पार्ट। अगर हम न्यूक्लियस के कार्य की बात करें, अगर हम न्यूक्लियस के कार्य की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। इससे ये जो होता है ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत मेन होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक साइटोप्लाज्म के अंतर संबंधों पर कार्य की क्रियाएं निर्भर होती है, जिसमें केंद्रक नियंत्रक केंद्रक का कार्य करेगा। इसके अलावा इसके कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे केंद्रक में वंशागत गुणसूत्र जो होते हैं वंशागत लक्षणों के वाहक होते हैं, जो जीन्स के रूप में
गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होता है। और सबसे मेन जो होता है ये सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। ओके, तो ये कुछ न्यूक्लियस के कार्य थे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा न्यूक्लियस। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।